ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में दैट अफेक्ट वेंटिलेशन, राइट? एंड उसमें से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कवर करे थे। कौन से? हु कैन टेल मी? मैम, एयर चेंज, ह्यूमिडिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर। राइट। So आज we'll complete those 5 factors and then we'll move on to the next part. Cool. एंड हमें वेंटिलेशन या एचवैक सिस्टम समझने के लिए, एसीज एंड वेंटिलेशन समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचुरल वेंटिलेशन इज वेल। तो जितना अच्छे से हम नेचुरल वेंटिलेशन समझेंगे उतना बेटर विल बी एबल टू डेवलप इंस्टिंक्ट्स रिगार्डिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी शुड बी कि नेचुरली वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस क्रिएट करें हम। एंड इफ वी कैन नॉट डू दैट और इफ दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, मे बी फिजिकल या कंटेक्चुअल रिस्ट्रेंट्स की वजह से, जैसे कि जो बहुत पास पास अपार्टमेंट्स होते हैं, मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम। और मे बी उस स्पेस का फंक्शनल रिक्वायरमेंट is so that you cannot provide natural ventilation. Even if you do provide windows, वो close रहेंगी, जैसे conference rooms, meeting rooms and such places. Okay, so air changes important होते हैं in a space so that जो भी stale air है, maybe odors या डस्ट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर जो भी स्पेस में है, उसे हम रेगुलरली एंड कंटिन्यूअली फिल्टर आउट करते रहें एंड वी ब्रिंग इन फ्रेश एयर इनटू द स्पेस नेचुरली। देन ह्यूमिडिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो डिक्टेट करता है कि हमें इन जनरल अपने स्पेस में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा एंड कितनी फ्रीक्वेंसी से एयर चेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा टू अचीव कंफर्ट। हम ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं इन दिस इंटायर टॉपिक, दिस दैट इज उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज कंफर्ट, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स। देन वी हैव क्वालिटी ऑफ एयर। एयर क्वालिटी अच्छे होने चाहिए, एज इन इट शुड बी फ्री फ्रॉम व्हाट थिंग्स? Pollutants and these viruses and all. राइट, करेक्ट। एंड व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या होता है? मैम फ्यूम्स नहीं होने चाहिए ऑर्गेनिक्स। एंड डस्ट होती है, जैसे चेतना ने कहा पोल्यूटेंट्स एंड बैक्टीरिया वायरसेस जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। इशरत सेड फ्यूम्स, करेक्ट। एंड इन एडिशन टू दिस जो बहुत कॉमनली पाया जाता है हर स्पेस में, दैट इज डस्ट, वो भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी नाइस क्लीन एयर दैट यू कैन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड यू कैन फील कंफर्टेबल। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर आज पिछले आई थिंक जुलाई से अभी तक के जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा ऑफ दिस वेदर, विच हैज़ बिन एक्सट्रीमली ह्यूमिड, बहुत हाई टेम्परेचर, देन सडनली बहुत ड्राई हो जाता है, देन सडनली इट्स वेरी क्लाउडी, सो लो टेम्परेचर बट हाई ह्यूमिडिटी, देन इट रेन्स तो टेम्परेचर भी लो हो जाता है, ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। सो इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर। एंड इस स्पेशली इस वेदर में यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि सिर्फ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि टेम्परेचर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंफर्ट, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वी टर्न ऑन द रेडिएटर्स, हीटर्स ऑन करते हैं, राइट, वी वेयर वार्म क्लोथ्स क्योंकि हमें वार्मथ चाहिए। और
अच्छा, ये तो बहुत जनरल नॉलेज है कि हमें आइडियली हमारी बॉडी को क्या टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, मतलब व्हाट इज़ आवर नेचुरल बॉडी टेम्परेचर, जिससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हाई या लो होता है तो वी कैन एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट ऑफ वेरिंग लेवल्स। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? Ma'am, it is 36 degrees, I suppose. मैम बॉडी का तो नहीं पता बट रूम का 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, ओके, राइट। एंड फ़ारेनहाइट में? ओके, आप दोनों ने जो बताया वो सही है। बॉडी टेम्परेचर, अच्छा, चेतना यू सेड बॉडी टेम्परेचर शुड बी अराउंड 35-36, व्हिच इज़ करेक्ट। 35-36 डिग्री सेल्सियस हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। एंड किशोर यू सेड कि रूम का टेम्परेचर 35-36 होना चाहिए, व्हिच इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वही हमारा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। सो अगर सेम वही टेम्परेचर मेंटेन होगा तो वी विल नॉट फील अनईजी, राइट। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब जैसे समर्स में मई जून में टेम्परेचर्स हैव गॉन अप टू 49 डिग्री सेल्सियस इवन, राइट, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो उस समय इफ़ यू हैव टू गो आउट घर के, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। चाहे आप इवन इफ़ यू वॉकिंग इन अ शेडेड एरिया, अगर छाँव में भी चल रहे हैं तो यू स्टिल फील वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर इज़ स्टिल 35 पर बाहर का इज़ 49। देयर इज़ ऑलमोस्ट 10-13 डिग्रीज का डिफरेंस। एंड हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है टू मेंटेन आवर इनर टेम्परेचर। तो हमें पसीना आता है सो दैट व्हेन इट पर्सपिरेशन इवेपोरेट होता है तो हमारा बॉडी कूल डाउन होती है, तो हमारा आउटर बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही मेंटेन करने की कोशिश करती है बॉडी। दैट्स व्हाई वी परस्पायर या स्वेट सो मच समर्स में। एंड इन विंटर्स जो बाहर का टेम्परेचर है इट कैन गो एज लो एज 16 डिग्री सेल्सियस, 15, 11, 10, जो कि बहुत अगेन ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज कम है हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर से। सो अगेन हम लोग को शिवरिंग होती है, कप कपाते हैं हम लोग, वी शिवर सो दैट हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के थ्रू गर्मी प्रोड्यूस हो, राइट, एनर्जी ट्रांसफर्स इनटू हीट। सो उस तरह से हमारी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इनर एंड आउटर बॉडी टेम्परेचर टू द सेम डिग्री। एंड अगेन इवन जब बहुत लोगों की हैबिट होती है कि एसी को 16 डिग्री पे चलाएंगे, दैट इज स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल टू आवर बॉडी। तभी भी यू फील लाइक ओके लेट्स कंफर्टर ओढ़ लेते हैं, लेट्स वेयर समथिंग टू बी मोर कंफर्टेबल। तो इट्स नॉट, एज लॉन्ग एज आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। सो इसमें वेंटिलेशन क्या रोल प्ले करता है, या टेम्परेचर वेंटिलेशन में क्या रोल प्ले करता है? अच्छा, टेल मी, कितने लोगों ने लू एक्सपीरियंस की है, जो गर्मियों में लू चलती है? Ma'am, I do. मैंने भी। राइट। शिवम, आप कहाँ पे हैं? यस मैम। गर्मी में कभी लू लगी है आपको? यस मैम। उस समय वेंटिलेशन तो हो रहा होता है बिकॉज हवा चल रही है, बट उस जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड अगेन हमारे कोर बॉडी से टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इवन उस वेंटिलेशन में हमें डिस्कम्फर्ट होता है। एंड यू कैन इवन गेट अ हीट स्ट्रोक, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पीपल कैन इवन डाई, पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ Yes. दैट।
और सर्दियों में जब बहुत ठंडी हवा चलती है तो ये फील है कि नहीं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर भी हवा आ रही है पता नहीं कहाँ से। इवन वो थोड़ा सा ड्राफ्ट जो कमरे में होता है, दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट। तो जो वेंटिलेशन हो रहा है बट उसका टेम्परेचर इज़ वेरी फार फ्रॉम व्हाट वी वांट, व्हाट आवर बॉडी वांट्स, तो भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है। सो ऑब्वियसली समर्स में जो इनकमिंग एयर होती है वेंटिलेशन के प्रोसेस में, दैट शुड बी कूल एंड इट शुड बी वार्म इन विंटर बिफोर इट एंटर्स रूम। मतलब रूम में आने के पहले ही इट शुड बी कूल एंड अगर विंटर्स हैं तो इट शुड बी वार्म। एंड जो नॉर्मल किसी भी स्पेस का इनर एंड आउटर, मतलब इनसाइड टेम्परेचर जो है एंड आउटसाइड टेम्परेचर जो है, वो जनरली 8 से 10 डिग्री डिफरेंट होना चाहिए। मीनिंग अगर बाहर 48 या 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर हमारे इंटीरियर का टेम्परेचर 35 या 34 डिग्रीज होगा, विच इज़ 10 डिग्रीज का डिफरेंस, तो वी विल स्टिल फील क्वाइट कंफर्टेबल। चाहे आपका एसी नहीं चल रहा होगा, इवन इफ इट इज़ नॉट सुपर कोल्ड, अगर 10 डिग्री का डिफरेंस है तो यू स्टिल फील मच मोर कंफर्टेबल इनसाइड दैन आउटसाइड। एंड विंटर्स में भी सेम चीज़ होती है। बाहर अगर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर अंदर आपका हीटर नहीं चल रहा है बट इट्स स्टिल 26 डिग्रीज, तो भी यू विल फील अ लॉट बेटर इनसाइड दैन आउटसाइड। सो इन जनरल हम लोग जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, इंटीरियर स्पेस का टेम्परेचर और एक्सटीरियर का टेम्परेचर में अबाउट 10 to 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रखते हैं। एंड ह्यूमन कंफर्ट के रिगार्ड में, एंड डू यू नो, आई एम सॉरी मैं सडनली टॉपिक चेंज कर रही हूँ, बट आई हैव समथिंग क्रॉस माई माइंड कि देर इज़ अ रीज़न कि मैं आई से समथिंग इन इंग्लिश, फिर मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, बट कोई कोई वर्ड होता है विच आई डोंट चेंज। वो इस वजह से क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों को ये बताते आ रही हूँ कि यू नो यू शुड यूज़ कीवर्ड्स। चाहे आप आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो या आपकी इंग्लिश अच्छी है पर आप आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हो, अपने थॉट दिमाग में आ रहा है पर हम बता नहीं पा रहे हैं, तो भी रिमेंबर कीवर्ड्स, और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें मत भूलो। इवन इफ़ यू राइट दैट डाउन एंड बाकी आपकी ग्रामर गलत होगी, तो भी एटलीस्ट द एग्जामिनर विल नो कि आपको पता है। या इवन इनफैक्ट वाइवा में तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इवन अगर आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पा रहे हो, पूरा हिंदी में बोल दो, पर आप टर्म्स जो मेन चीज़ें हैं उसे करेक्टली बोलोगे, तो यू विल स्टिल गेट क्रेडिट कि हाँ यू नो, इट्स जस्ट दैट देयर इज़ अ एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्टी आ रही है, बट यू नो, आपको नॉलेज है। इसलिए थिंग्स लाइक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्वालिटी ऑफ एयर, मतलब अच्छी हवा होनी चाहिए, नहीं बोलेंगे। मीन इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट राइट एज वेल। यू शुड से क्वालिटी ऑफ एयर, और अगर हिंदी में ही बोलना है तो यू कैन रिसर्च द वर्ड इन हिंदी, दैट्स फाइन, बट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। एंड क्योंकि आपका जो कोर्स है उसका मेन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तो यू शुड नो दीज थिंग्स इन इंग्लिश। अगर हिंदी होता मीडियम तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट पता होना चाहिए। वैसे ही टेम्परेचर, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट इज़ पैरामाउंट। हम जितना पढ़ रहे हैं, इंटीरियर्स में जितना पढ़ते हैं, इट इज़ पॉइंटलेस अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन जाओ, बहुत सुंदर चीज़ें बना लो, एंड द पर्सन इज स्टिल नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दैट स्पेस, तो वो बेकार है। सो ह्यूमन कंफर्ट एंड जो टर्म्स हैं, इफ़ आई एम रिपीटिंग देम बार बार, तो प्लीज़ टेक नोट कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंड जब आप आंसर लिख रहे हो या वाइवा में आंसर बता रहे हो, तो यूज़ दीज वर्ड्स। ओके, नाउ बैक टू द टेम्परेचर। ओके, ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो ये टेम्परेचर डिफरेंस हमने देखा कि हमें बाहर से टेम्परेचर का 8 to 10 डिग्रीज वेरिएशन होना चाहिए,
तो उस टेम्परेचर को हम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर बोलते हैं, मीनिंग ये एक इंडेक्स है जो कंबाइन करता है एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। तो हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी, एयर चेंज, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये तीनों को मिला के जो फाइनली हमें एक डेटा मिलता है कि हमें ये कंडीशंस रखनी है अपने इंटीरियर में फॉर ह्यूमन कंफर्ट, तो उस चीज़ को हम इफेक्टिव टेम्परेचर बोलते हैं। ये दिखाता है कि जो टेम्परेचर है हवा का, जिस पे there will be a sensation of same degree of cold or warmth जब क्वाइटली नेचुरली जो एयर है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होगी एट द सेम टेम्परेचर। मीनिंग, अच्छा यू कैन राइट दिस डाउन, तो मैं डिक्टेट करूँगी, लिख लो, देन आई एक्सप्लेन। Effective temperature is an index, अगर स्पेलिंग डाउट हो तो आई कैन राइट द टर्म्स यहाँ पे। इफेक्टिव टेम्परेचर is an index which combines the effect of air movement, humidity and temperature. Yes, ma'am. तो इफेक्टिव टेम्परेचर बेसिकली कंबाइन करता है जो परफेक्ट या आइडियल एयर मूवमेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट जो भी रह रहा है उस स्पेस में दे विल फील परफेक्टली कंफर्टेबल। एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। Ma'am, यस साक्षी। ma'am, on fire safety, which you taught in last class, ma'am, and in that I searched, ma'am, इसमें axe भी एक box में रखी जाती है, ma'am, what is the use of that? अच्छा, फायर फाइटिंग में एक्स का पर्पस ये होता है कि अगर आपको कोई कांच तोड़ना है या दरवाज़ा तोड़ना है तो आप उसे यूज़ करके कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि जब आग लगती है बिल्डिंग में तो जो हैंडल होते हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं कि आप उसे खोल नहीं सकते हो। Yes, सो यू कैन यूज एन एक्स टू ब्रेक अ ग्लास और ब्रेक डाउन अ डोर। मैम, बट मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में मैंने देखा उसमें लॉक लगा देते हैं, तो मैम ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो किस तरीके से उसको वो कर सकते हैं? हाँ, वो इसलिए लॉक लगाया जाता है क्योंकि इन केस वहाँ पे फायर नहीं है, नॉर्मली एन एक्स कैन बी अ वेरी डेंजरस टूल, राइट। हर तरह के लोग होते हैं, कोई एक्स लेके कुछ तोड़ फोड़ कर सकता है, किसी को चोट पहुँचा सकता है, इसलिए लॉक लगाया जाता है फॉर जनरल सेफ्टी। और इन केस ऑफ अ फायर तो आप कोई चीज़ लेके मे बी यू कैन टेक अ पीस ऑफ फर्नीचर या ऐसा कोई चीज़ जिससे आप उस कांच के बॉक्स में होता है तो कांच तोड़ सकते हो Yes, आप, तब फिर मैम, निकाल सकते हो, या जो मैम सिक्योरिटी पर्सन है वो उसे खोल के निकाल सकता है। यस मैम, उसे इंक्लूड करेंगे हम लोग अपनी केस स्टडी में। हाँ हाँ। ओके मैम। ओके, सो इफेक्टिव टेम्परेचर को अगर हम समझें क्वांटिटेटिव तरीके से, क्वांटिटेटिव मतलब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बेसिकली
जो इट विल डिपेंड ऑन कि किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल टेम्परेचर और एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस पे। ऑब्वियसली अनलेस आप कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एसी का एक स्पेस बनाते हो जो आपको बाहर से कंप्लीटली ग्लेज्ड है एंड नथिंग गोज इन और आउट, तो भी यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, रिमाइंड मी टू टॉक टू यू अबाउट बुर्ज खलीफा दुबई में, दैट सेलिंग शिप जैसी जो बिल्डिंग है। आई टॉक टू यू अबाउट इट, जिसमें एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड देयर वाज दिस बिग डिज़ाइन का प्रॉब्लम दैट दे हैड टू सॉर्ट आउट बिफोर वो उसमें एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करें बिल्डिंग में, इवन दो वो बिल्डिंग कम्प्लीटली पैक्ड होगी एंड उसका बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। तो आई टॉक टू यू अबाउट इट जब ये पॉइंट आएगा आगे। ओके, सो इन एयर कंडीशनिंग या इन वेंटिलेशन इफेक्टिव टेम्परेचर ऐसे समझ सकते हैं कि एक हम अगर आइडियल कंडीशन माने कि मोशनलेस एयर है, मतलब देयर इज नो एयर चेंज, सैचुरेटेड एयर है, मतलब 100% ह्यूमिडिटी है, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें जिसमें एक नॉर्मल ऑक्यूपेंट जो है वो परफेक्टली कंफर्टेबल हो, अगर उस टेम्परेचर पे अच्छी ह्यूमिडिटी और अच्छी हवा चल रही होगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखवाई थी। तो ऐसे सोचो कि देयर आर 2 रूम्स, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आए स्टॉप मी उसी समय एंड आस्क मी कि आप क्या डाउट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इमेजिन देयर आर 2 रूम्स। एक कमरे में हमने उसे कम्प्लीटली पैक कर दिया है, देयर इज़ नो एयर मूविंग इन और आउट ऑफ द स्पेस एंड उसमें कम्प्लीटली सैचुरेटेड एयर है, मतलब 100% इफेक्टिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब जितनी सैचुरेटेड हवा हो सकती है वाटर वेपर से उतनी सैचुरेटेड है। तो 100% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड नो एयर चेंज, ऐसा एक रूम है। देन देयर इज़ अ सेकेंड रूम जिसमें एकदम कंफर्टेबल पेस पे एयर चेंज हो रही है, मतलब अच्छी पेस पे हवा चल रही है, नाइस वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो विद इन द कंफर्टेबल रेंज। जो हम लोगों ने ह्यूमिडिटी में देखा था कि डिपेंडिंग ऑन वट एवर द टेम्परेचर इज, जो अगर 30 to 70% ह्यूमिडिटी है तो जितना टेम्परेचर होना चाहिए, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कंडीशन। ये 2 कमरे हैं, वन इज पैक्ड विद एक्सट्रीम्स एंड वन इज नाइस एंड ब्रीजी एंड कंफर्टेबल, राइट। तो वो जो टेम्परेचर होगा इन रूम 1 जिसमें हवा नहीं चल रही है एंड जिसमें एयर कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, उसमें हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा इन द रूम सो दैट जो भी पर्सन रह रहा है उसमें दे विल बी कंफर्टेबल। तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम इफेक्टिव टेम्परेचर बोलेंगे कि मतलब इट विल क्रिएट द सेम कंफर्ट एज अ रूम जहाँ पे अच्छी हवा चल रही है एंड प्रॉपर ह्यूमिडिटी है, वैसा ही कंफर्ट उस रूम में मिले। तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन में जो टेम्परेचर हमें चाहिए होगा फॉर कंफर्ट, वो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो एक्सप्लेन इट बैक टू मी, एक बार मुझे बताओ दोबारा कि क्या समझ में आया।
मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। Ma'am, can I repeat? Yes, Sri. Ma'am, you talked about if two rooms, two separate spaces, one um, containing all the sort of temperature difficulties in which are not easily tackled, and we require some external sources to overcome those. So we need to maintain the same comfort as for the room which has a proper ventilation. So to achieve that certain comfort to a particular place where it is difficult, that is that I forgot the term. Right. So, um, साक्षी, लाइक चेतना सेड, 2 कमरे हैं, एक में हमने 100% ह्यूमिडिटी कर दी एंड हवा बिल्कुल बंद कर दी। तो वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर देना पड़ेगा सो दैट इंसान कंफर्टेबल रहे, इतना कंफर्टेबल कि इफ़ दे वर टू मूव रूम 1 से रूम 2 में आए, रूम 2 में हवा चल रही है, अच्छी ह्यूमिडिटी है, अच्छा टेम्परेचर है, एंड व्हेन दे कम टू रूम 2 उन्हें कोई डिफरेंस ना फील हो, दे फील एज कंफर्टेबल इन रूम 1 एज दे वर इन रूम 2। तो वो जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया था रूम 1 में, दैट विल बी इफेक्टिव टेम्परेचर कि टेम्परेचर जहाँ पे human body is absolutely comfortable even though humidity is not favorable to us and there is no air change, जो normally बहुत ही uncomfortable situations होती हैं। So after a lot of experiments it has been figured out कि जो effective temperature होता है, अगर it is a room जहाँ पे जैसे अगर गर्मी में है, मतलब बाहर गर्मी है एंड आप रूम में हो, तो वहाँ पे अगर हम 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल, चाहे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो कम हो, हवा चल रही हो नहीं चल रही हो, 20 डिग्री विल बी गुड फॉर यू, यू विल फील कंफर्टेबल। एंड समर्स में इट शुड बी 22 डिग्रीज एंड विंटर में इट शुड बी 20 डिग्री। 20 डिग्री का टेम्परेचर अगर होगा तो रिगार्डलेस ऑफ द ह्यूमिडिटी और एयर चेंज, अगर कुछ भी नहीं है एंड हाई ह्यूमिडिटी है तो भी यू विल फील कंफर्टेबल। बट अगेन ये आइडियल सिचुएशन थी एंड इट डिपेंड्स कि किस टाइप का रूम है, उस रूम का क्या पर्पस है, क्यों यूज़ किया जाता है, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिक कंटेक्स्ट क्या है उस जगह का। मतलब अगर आप पहाड़ों पे हैं तो 20 डिग्री विल बी अ लिटिल अनकम्फर्टेबल क्योंकि ठंड लगेगी। अगर आप बीच पे हैं एंड 22 डिग्रीज मेंटेन किया तो यू विल बी प्रीटी हैप्पी विद इट। एंड अगर आप इफ़ यू आर एन ओल्डर पर्सन, अगर आप थोड़ी आपकी एज ज़्यादा है, इतनी कि यू डोंट हैव इनफ फैट इन योर फैटी टिश्यूज़ इन योर बॉडी, तो यू 20 डिग्री विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल, ठंड लगेगी उसमें। एंड ऑल्सो अगर एक वो जिम है तो 22 डिग्रीज इन समर्स या विंटर्स, इन समर्स विल नॉट बी गुड इनफ, उसमें भी गर्मी लगेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी उसे थोड़ा फ्लक्चुएट करना पड़ता है। बट आइडियली इफ़ इट इज़ अ सिंपल रूम जहाँ पीपल आर जस्ट सिटिंग, नॉर्मल कपड़े पहने हैं एंड देन डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा एक्सर्टिंग नहीं है, तो विंटर्स में 20 डिग्री सेल्सियस एंड समर्स में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ आइडियल। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एयर कंडीशन रूम्स में जनरली एयर चेंज नहीं हो रहा होता है क्योंकि हम लोग सारी विंडोज़ एंड डोर्स बंद करके एसी चलाते हैं। एंड ह्यूमिडिटी खैर ह्यूमिडिटी तो एसी खुद ही कंट्रोल करता है, बट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो एयर कंडीशन रूम्स का होता है, वहाँ पे ये टेम्परेचर हम मेंटेन अगर करेंगे जनरली तो यू विल बी कंफर्टेबल और द ऑक्यूपेंट विल बी कंफर्टेबल। Yes, ma'am. Now I got it. एंड ये चीज़ एक चीज़ याद रखनी चाहिए इसमें कि
जो रिलेटिव टेम्परेचर या इफेक्टिव टेम्परेचर जो होता है, इट इंडिकेट्स both the feeling of cold and feeling of warmth. It depends on the environment. अगर गर्मी में अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कमरे में मिल रहा है तो हमें ठंडक का एहसास होगा, विच इज़ गुड. पर अगर विंटर्स है एंड आप बाहर से अंदर आते हो इन अ रूम विच इज़ 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन, तो यू विल फील अ फीलिंग ऑफ वार्मथ. जबकि दोनों सिमिलर टेम्परेचर्स हैं, 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट इट इज़ अ रिलेटिव फीलिंग. तो इट कैन मीन बोथ. इफेक्टिव टेम्परेचर कैन relate to a feeling of cold or feeling of warmth depending on the external conditions. And for best results, ह्यूमन कंफर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऑलवेज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट को कोरिलेट करके समझना पड़ता है, राइट? अगर बहुत इवन अभी इस मौसम में, अच्छा इस तरह से समझो, अभी बारिश हो रही थी 1-2 दिन पहले, तो जब हवा चलती है तो यू फील रियली नाइस, राइट? एंड वो टेम्परेचर होता होगा अराउंड 20-21 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? जब हवा चल रही होती है तो यू फील क्वाइट नाइस, क्योंकि गर्मी थी बारिश होने के पहले एंड तब ठंडी ठंडी हवा चल रही तो बहुत अच्छा लगता है. पर विंटर्स में वही बारिश होगी एंड वही ठंडी हवा चलेगी तो यू विल जस्ट रन बैक इनटू योर रूम और रज़ाई में घुस जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ठंड है एंड देन ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई एंड देन उसके ऊपर से हवा भी चल रही है जो ह्यूमिड हवा है एंड कम टेम्परेचर की हवा है, तो इट इज़ एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल. तो वही है कि हमें तीनों चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ता है आपस में. टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, एयर मूवमेंट कैसा है. यस चेतना. Ma'am, in winters, I suppose it is not humid, it is condensed air which moves. यस, दैट्स व्हाई आई सेड रेनिंग. अगर बारिश विंटर्स में बारिश होती है तो जो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जनरेट होती है तो दैट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि ठंडक बढ़ जाती है एंड सडनली देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ डैम्प कोल्ड, डैम्पनेस होती है ठंडक में एंड इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल. जब स्पेशली जब विंटर्स में बारिश होती है एंड बारिश के बाद जब धूप निकलती है एंड फिर जब घास में से, पेड़ों में से वो ह्यूमिडिटी इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, तो इट बिकम्स वेरी डैम्प एंड वेरी अनकम्फर्टेबल. तो अगर सुना हो कभी किसी को बोलते हुए कि गलन सी फील होने लगती है, तो दैट्स क्वाइट अनकम्फर्टेबल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अभी कि ऐसा ठंडक और अनकम्फर्टेबल फील हो सकती है, बिकॉज समर्स इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय. बट हाँ, विंटर्स में इफ इट रेन्स तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट इन अ डिफरेंट सेंस, क्योंकि और ज़्यादा ठंड लगने लगती है. तो हमें अपने इंटरनल जो स्पेस का टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कम करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट वी फील कंफर्टेबल. एंड एयर मूवमेंट फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कम करना पड़ेगा सो दैट बाहर की जो डैम्प ठंडी हवा है वो अंदर ना आए. सो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है. ऑलराइट, एंड देन अच्छा, any more doubts, any more questions? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके. फिर आता है लास्ट पॉइंट. ओके चलो, लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ बिल्डिंग. मीनिंग किस उस जो भी बिल्डिंग है, स्पेस है, उसको किस पर्पस से, किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं एंड कितने समय काम होता है. मीनिंग द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स. जैसे अपार्टमेंट्स में ज़्यादा लोग होते हैं, 24 आवर्स के लिए होते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स फायर सेफ्टी में. तो यूज़ ऑफ बिल्डिंग, अच्छा बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस, तो आप बताओ यूज़ ऑफ बिल्डिंग से हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं. किसी बिल्डिंग के यूज़ के डिफरेंस होने से क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं.
ma'am, according to the use of the building, we can state ki, say for example, if a building is a residence, so we require a 24/7 ventilation. But if it is a working space, say for example, an office, so it could be matlab it should be matlab it should be having a proper ventilation till the time the workers matlab the members are working at that place, and after that it could be partially ventilated or not ventilated. Matlab, could reduce the ventilation after that, but till the time it is being in use, it should be ventilated. Yes, correct. तो यूज़ ऑफ बिल्डिंग से हमें फंक्शन पता चलता है कि किस टाइप का काम होता है. सेकेंड चीज़, वी फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल ऑक्यूपाई दैट बिल्डिंग, एंड थर्ड वी फाइंड आउट कि दोज पीपल ऑक्यूपाई दैट बिल्डिंग फॉर हाउ लॉन्ग, पूरे दिन के कितने पार्ट के लिए ऑक्यूपाइड रहती है बिल्डिंग. एंड then the quantity of fresh air to be supplied to a room depends on that use. क्योंकि अगर जैसे जितना आपने कहा, अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो हमें मे बी 9 to 6 या 9 to 8 चाहिए होगा, या अगर इफ़ इट इज़ अ कॉर्पोरेट ऑफिस तो मे बी 9 to 9 वी नीड कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे इन द चेम्बर्स, इन द ऑफिस, क्यूबिकल्स एंड एवरीवेयर. And अगर if it is an apartment or if it is a hotel, even hotel में you'll have to make sure कि the ventilation system is working 24/7. and अगर कोई फैक्ट्री है तो वो 9 to 5 वर्क करेगी. इस तरह से we find out कि जो क्वालिटी ऑफ फ्रेश एयर है या बेसिकली जो मैकेनिकल वेंटिलेशन हमें मेंटेन करना है या इवन नेचुरल, वो किस समय मेंटेन करना है, कितनी देर के लिए, एंड कितना मेंटेन करना है, हाउ व्हाट टेम्परेचर, क्योंकि एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. फिर जस्ट एन ऑफिस तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत लो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज देन पीपल विल बी टू कोल्ड एंड दे वोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग. एंड अगर इफ इट इज़ अ जिम तो यू नीड कि मेरी जो पीक आवर्स हैं उसमें टेम्परेचर लो हो, ह्यूमिडिटी लो हो. एंड जो पीक आवर्स नहीं होते हैं, मीनिंग मिडल ऑफ द डे, जिसमें बहुत कम लोग जिमिंग करने जाते हैं, लंच टाइम, डिनर टाइम, उसमें यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेंटेनेंस. इस तरह से यू कैन फिगर आउट कि क्या होता है. सो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर एयर मूवमेंट, एयर चेंज. तो यू कैन राइट दिस डाउन. जो 7 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं बिल्डिंग यूज़ की, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ एयर चेंज क्या होना चाहिए. टेबल जैसा बना सकते हो. एक तरफ नेचर ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, दूसरी तरफ रेट ऑफ फ्रेश एयर इन मीटर क्यूब पर आवर पर हेड, मीनिंग इन मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, पर पर्सन पर आवर. तो इस तरह से जितने ऑक्यूपेंट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा रेट हमें फ्रेश एयर के चेंज का बढ़ाना पड़ेगा. एंड जितने घंटे यूज़ हो रहा है बिल्डिंग का उतने घंटे के लिए बढ़ाना पड़ेगा. एंड दिस कैन ऑल्सो कंट्रोल कि जब कम लोग होते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा, एंड जितने ज़्यादा लोग होते हैं जितनी देर के लिए, वे उस तरह से वी कैन कंट्रोल दिस. ऑलराइट, सो फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स. For factories and workshops, you need 15 meter cube per head per hour of fresh air change. नोट कर रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, स्कूल्स के लिए you need 23 restaurants and dining halls
मैम रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट्स एंड डाइनिंग हॉल्स के लिए यू नीड 25. Assembly halls, canteen, shops, offices with light activity, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं where there's a lot of कंप्यूटर डेस्क पे बैठ के काम करना, वहाँ पे यू नीड 28. क्योंकि ये स्पेसेस ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, स्पेस बहुत बड़ी होती है, राइट. तो जो जगह है उसकी वॉल्यूम भी बड़ी होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, सो यू नीड मोर फास्टर एयर चेंज. फिर थिएटर्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए यू नीड 35. क्यों इतना ज़्यादा? थिएटर्स आर जनरली क्लोज्ड ऑफ, बंद होते हैं, वेंटिलेशन नेचुरल कम प्रोवाइड किया जाता है. हॉस्पिटल्स भी जनरली नेचुरली वेंटिलेटेड कम होते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ कॉरिडोर्स, अ लॉट ऑफ रूम्स जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन नहीं दिया जाता, लाइक ऑपरेशन थिएटर्स, वेंटिलेटर रूम्स, ICUs. सो वहाँ पे जो फ्रेश एयर के चेंज होगा वो ज़्यादा करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल पैक्ड इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ स्पेस. फिर आती है हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. Residential buildings have 50. And residential buildings से they mean apartments, not छोटे छोटे घर, क्योंकि उसमें generally you have separate air conditioning systems for different spaces. And so you have residential buildings meaning apartments, उसके लिए you have 50. Then last is gymnasiums. इसमें क्योंकि एक्टिविटी बहुत हाई एक्टिविटी एरियाज होते हैं तो उसके लिए 80. मैसेज इन कॉल मैसेजेस में आई रिटन डाउन ऑल दीज थिंग्स. सो अगर कहीं कंफ्यूजन है वहाँ यू कैन चेक. ओके, ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेंटिलेशन. तो अब हमने समझ लिया कि वेंटिलेशन पे किस किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. तो नाउ इट्स अ गुड टाइम टू सी कि एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसके भी ये भी नोट करते जाएं. A good ventilation system should be designed so that the required quantity of fresh air is admitted in the premises and that the vitiated air is extracted from the premises. Right, so this refers to the first point, first factor जो था air change. और क्या था उसमें कि हमें constant air change मेंटेन रखना चाहिए at a good pace. So this is what it means कि एक अच्छा ventilation system में जो भी required quantity है, हमने already required quantity देखी, फैक्ट्रीज में 15, स्कूल्स में 23 एंड सो ऑन. तो ये जो required amount of fresh air है वो आती जाए premises में, intake हो उसका. एंड जो vitiated air है meaning जो stale, used and बेकार एयर है which we need to remove, it should be removed. So there should be an air flow, fresh air in a good amount, required amount intake होता रहे स्पेस में. एंड जो बेकार एयर है, जो यूज्ड है, it should be removed simultaneously. So there should be a good flow of air change.
राइट। तो एक अच्छी स्पेस में देर इज दिस। देन सेकेंड पॉइंट, जो भी डिजायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट शुड बी मेंटेन्ड। तो दिस रेफर्स टू द सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा विच वॉज ह्यूमिडिटी में। तो एक अच्छे वेंटिलेटेड स्पेस में जो प्रॉपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब प्रॉपर कैसे पता चलेगा? इन द सेकेंड फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 21 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं तो हमें 30 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी चाहिए स्पेस में। एंड फॉर हायर टेम्परेचर्स ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी एंड और फॉर लोअर टेम्परेचर्स ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज़। इन अ गुड वेंटिलेटेड स्पेस जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर्स सही से समझ गए हो तो दीज पॉइंट्स आर जस्ट कॉमन सेंस। फिर थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव टेम्परेचर। ये फोर्थ फैक्टर को रेफर करता है। इफेक्टिव टेम्परेचर शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड विद रिगार्ड टू ह्यूमन कंफर्ट। ऑब्वियसली हमें उतना इफेक्टिव टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए अपने स्पेस में जिसपे देर इज कंफर्ट फॉर द ऑक्यूपेंट्स। देन फोर्थ पॉइंट इज referring to the third factor which is quality of air. It says कि जो air movement है it should be uniform and it should be seen that pockets of stagnant air are not formed. तो इसमें दो पार्ट हैं। एक है कि जो एयर मूवमेंट होना चाहिए, हमने पहले पॉइंट में ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि देयर शुड बी एयर मूवमेंट, फ्रेश एयर आनी चाहिए, स्टेल एयर चली जानी चाहिए। इस पॉइंट में वी आर डिफाइनिंग कि जो एयर मूवमेंट होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम बहुत तेज़ हवा आई और फिर हवा नहीं गई। तो इट शुड बी यूनिफॉर्म, एक जैसी बनी रहनी चाहिए। एंड द सेकेंड पार्ट सेज कि इट शुड बी देयर शुड नॉट बी एनी पॉकेट्स ऑफ स्टैग्नेंट एयर। तो जो ऐसे स्पेसेस होते हैं जिसमें विंडो और दरवाजे आमने सामने नहीं हैं, एडजेसेंट कॉर्नर वाली वॉल पे हैं, तो हवा मुड़ के तो जाती नहीं है, हवा सीधे डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो क्या होगा कि यू विल हैव पॉकेट्स, ऐसा स्पेस रह जाएगा कमरे में जहाँ पे एयर फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे एयर चेंज भी नहीं होगा एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि एयर फ्लो यूनिफॉर्म में स्पेस पे होता रहे एंड ऑल्सो पूरे रूम या पूरे स्पेस में एयर चेंज हो। ऐसा नहीं हो कि कोई पॉकेट्स छूट जाए जहाँ पे एयर चेंज नहीं हो। हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे थ्रू डायग्राम्स, बट लेट्स गेट टू ऑल द पॉइंट्स फर्स्ट। जो इनकमिंग एयर है इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज जैसे कि डस्ट, odor etc. मीनिंग जो इनकमिंग एयर है इट शुड बी क्लीन। अगेन क्वालिटी ऑफ एयर, इनकमिंग एयर को साफ होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी polluted with dust, with organic matter, odor. एंड लास्ट सिक्स्थ पॉइंट है कि जो वेंटिलेशन सिस्टम है इट शुड बी सच दैट इट रिजल्ट्स इन ओवरऑल satisfactory performance. तो मतलब जो भी हम सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन लगाएंगे अपने स्पेस में, वेदर इट बी विंडोज एंड डोर्स, वेदर इट बी एयर कंडीशनिंग, रेडिएटर्स, जो भी है, एग्जॉस्ट है, वट एवर इट इज़, वो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब अच्छा, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, आई मीन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ बैड इंस्टेंस इज आपका लैब में एसीज चलते तो हैं पर वो ठंडा नहीं करते। सो देर इज़ एयर मूवमेंट फॉर श्योर बट टेम्परेचर फिर भी हाई रहता है, इसलिए देर इज़ डिस्कम्फर्ट, राइट। तो
तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब एयर फ्लो है, क्लीन एयर है, बट इट्स नॉट कोल्ड, टेम्परेचर नहीं है, तो इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, है ना? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मैम एक बार सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Okay. The value of desired relative humidity should be maintained. Meaning जो relative humidity ideal मानी जाती है for a given temperature वो maintain होनी चाहिए for human comfort. यस मैम। Okay. तो इसके बाद हमें पढ़ना है in स्पेसिफिक डिटेल नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल। अभी तो हम लोग जनरल फैक्टर्स देख रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर नाउ वी विल गेट इनटू एग्जैक्ट डिटेल्स। पहले हम लोग नेचुरल देखेंगे, फिर हम लोग मैकेनिकल देखेंगे। मैकेनिकल में आर्टिफिशियल सिस्टम आते हैं विच हैज़ एयर कंडीशनिंग, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, हीटिंग, कूलिंग, ये सारी चीज़ें। एंड डोंट कंफ्यूज योर इन दोनों चीज़ों को। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है वो सिर्फ एसीज नहीं होते हैं, एयर कंडीशनिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वो सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सब देखेंगे हम। ओके, तो इसकी आपको फाइल मेंटेन करनी है। इफ़ आई हैवंट ऑलरेडी टोल्ड यू तो आई एम टेलिंग यू नाउ। वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एक फ़ाइल बनेगी विच विल हैव ऑल योर नोट्स। एंड अब जब हम नेचुरल वेंटिलेशन में जाएंगे तो इट विल ऑल्सो हैव स्केचेस, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लास अटेंड करो एंड कीप टेकिंग नोट्स साथ में so that you can maintain the file, right? क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे which I do explain to you, है ना? तो प्लीज़ मेक श्योर यू अटेंड द क्लासेस एंड इसकी फाइल डोंट वेट फॉर द टॉपिक टू बी फिनिश्ड, क्योंकि जब टॉपिक एंड होगा उसके नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू आस्क फॉर द सबमिशन। सो प्लीज़ कीप ऑन मेंटेनिंग योर फाइल at the same pace. So अब आपकी next class में we will start with natural ventilation and I think next class will be a lecture, so we will start and finish natural ventilation उसमें। And if I find a soft copy of it and I hope I do, एक book है जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। इट वॉज लाइक गो टू हैंड बुक फॉर एटलीस्ट मी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, क्योंकि वेंटिलेशन और ये सारी पॉइंट्स उसमें विद एग्जांपल्स एंड विद स्केचेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट ये टॉपिक का ये पार्ट हम उसमें से अगर आप चाहो तो यू कैन रेफर बिकॉज इट्स रियली गुड। If I find it, I'm going to share it with you. Otherwise, I'm just going to share images from my copy of it. ठीक है? यस मैम। Okay, thank you. And अभी in this half an hour अपने notes complete कर लो इस फाइल के अभी तक के, meaning what is ventilation and हाँ इसमें इंडेक्स प्लीज बनाना बिकॉज ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। व्हाट इज वेंटिलेशन और उसके फैक्टर्स एंड रिक्वायरमेंट, ये तीन चीज़ों के नोट्स बना लो एंड सेंड इमेजेस एट वन, जितना भी कंप्लीट हो जाए उतने का। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ तीनों पॉइंट्स। वन इज डेफिनेशन, सेकेंड इज factors affecting ventilation, and third is what is good ventilation? What is that? Requirements of a good vent. Requirements
of a good ventilation system. ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। इनके नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू रेफर टू अ बुक तो आप रंगवाला को रेफर कर सकते हो, एंड सुशील कुमार भी है। दीज आर बोथ योर टेक्स्ट बुक्स। सो उसमें टेक्निकल टर्म्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो लुक बैक इसके रिकॉर्डिंग्स में इफ़ यू वांट। ठीक है, तो 1 o'clock को आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट आप 4 लोग अपने अपने जितना भी हो, फर्स्ट या सेकंड पॉइंट भी हो जाए तो उसका भी सेंड करो कि कितना हो गया। ठीक है? Ma'am, यस ma'am, when do we need to submit the assignment for fire safety? Final, it depends. I'm going to try to finish this topic by the next week. तो जब finish होगा उसके next class, मतलब उसके next जब भी class होगी उसमें submission होगा before we start the new topic. इसलिए No, ma'am. हाँ I'm asking for fire safety one. ओह फायर सेफ्टी का कंप्लीट हो गया? आप लोग साइट विजिट के लिए जाना चाहते थे? इज दैट डन? Ma'am, site visit is not done, but the theory File is- portion for the file is completed. Okay. Okay, so in that case you can submit it today. I'm going to make a assignment अभी. You can submit it there. Yes, दो ma'am. असाइनमेंट हो जाएंगे, मतलब हाँ, दो I'll make 2. One is for fire safety file and one will be for case study या site study. ठीक है? Yes, ma'am. Anything else? No, ma'am. Okay then. थैंक यू, एंड ये वाला काम कंप्लीट करके या जितना भी कंप्लीट हो लेट मी नो। ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.